बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कहानी स्मृति संचयन भाग्य की कहानी पार्ट 2 स्मृति पढ़ाने चल रही हूँ, जो श्री राम शर्मा की लिखी हुई कहानी है, जिसके लेखक हैं। इस कहानी में उन्होंने अपनी बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण खींचा है। बहुत ही रोमांचक शैली में इन्होंने उस घटनाक्रम को स्वाभाविक रूप देते हुए लिखा है। लेखन कौशल की कला के कारण उनकी ये कहानी बहुत सुंदर और प्रभावी उतरती है। इनका जन्म 1896 में हुआ था। जीवन के कार्यकाल के आरंभिक दिनों में इन्होंने अध्यापन कार्य किया और स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य की सेवा करते रहे। विशाल भारत पत्रिका के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, विशेष ख्याति प्राप्त की। वे हिंदी के रोमांचक शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने जाते हैं। इनका देहावसान 1987 में हुआ था। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में शिकार, बोलती प्रतिभा, जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण बहुत प्रमुख रूप से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। अगर बहुत संक्षेप में कहानी का परिचय आपको देना चाहें, यदि मैं पाठ पढ़ाऊंगी आपको, फिर भी कहानी जो है वो यादों स्मरण के आधार पर, उनके बचपन के स्मरण के आधार पर लिखी हुई कहानी है, जिसमें जिस जमाने में बड़े भाई का बहुत डर होता था और बड़ा भाई उन्हें चिट्ठियां डालने के लिए दिया, क्योंकि उस समय डाकखाने हर गांव में नहीं होते थे। दूर दराज क्षेत्रों में डाकखाने होते थे, वहाँ जाके चिट्ठी डालनी पड़ती थी। तो चिट्ठी डालना भी बहुत मुश्किल काम था। तो उसी चिट्ठी को लेके जाते हैं कि बचपन के खेल के चलते अचानक एक कुएं में झांकने लगते हैं और वो तीनों चिट्ठियाँ बड़े भाई की दी हुई, जिसको कि वो टोपी के अंदर रख करके मौज मस्ती में चलते हैं। और वो टोपी जैसे ही एक खाली कुएं में सांप की फुफकार सुनकर उसमें झांकने की कोशिश करते हैं कि वो अचानक हवा से टोपी गिरने से चिट्ठियाँ जो रहती है कुएं में चली जाती हैं और कुएं में एक सांप रहता है। अब प्रश्न ये था कि अगर घर चल के झूठ बोला जाए कि चिट्ठियाँ डाल दी गई, तो डर था कि बड़े भाई ने अगर पता लगा लिया चिट्ठियाँ नहीं मिली तो क्या जवाब देंगे, और अगर किसी ने ये बता दिया कि उस कुएं में 3 चिट्ठियाँ पड़ी हैं तो बड़ा भाई पीटेगा। हर तरह से परिवार का डर था। अब दोनों छोटे भाई इस काम में मिले थे। छोटा भाई कुछ ज़्यादा छोटा था लेखक से, तो वो और डरा हुआ था कि अब क्या किया जाए, और किसी भी प्रयत्न से उन्होंने अंत में वो चिट्ठियाँ निकाली हैं। तो वो उस खतरनाक स्थिति का वर्णन इस कहानी में स्मृति के आधार पर, याद के आधार पे, संस्मरण के आधार पर उन्होंने किया है, जो मैं अब आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तो कहानी मैं शुरू करती हूँ पढ़ाना, आपको प्रारंभ करती हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। मैं उसकी व्याख्या भी करूँगी साथ में। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा, मतलब कड़ाके की ठंड जिसको कहते हैं। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा कहने का तात्पर्य हुआ कि अत्यधिक ठंड उस समय पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। अगर ठंड बहुत शीतलहरी चलती है और उसमें थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाती है, तो उस बूंदाबांदी के चलते शीतलहर और तेज हो जाती है। हाड़ कांपाने वाली ठंड जिसको कहते हैं, इसी को चिल्ला जाड़ा कहिए।
अत्यधिक ठंड कहिए या हाड़ कपाने वाली ठंड कह सकते हैं। सायंकाल के 3:30 बजे या 4 बजे होंगे कि कई साथी के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। अचानक 3, साढ़े 3, 4 बजे की बात है कि लेखक जो रहते हैं वो झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ कर खाते हैं कि अचानक कुछ साथी दौड़े दौड़े चले आते हैं। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। तो उन्होंने जब सुना कि भाई बुला रहे हैं तो वो डर गए कि झरबेरी के पेड़ पर शाम होने के वक्त चढ़कर बेर तोड़ के खा रहे थे, संभवतः घर चल के पिटाई होगी, तो वो बहुत डर जाते हैं। और उस पिटाई के डर के मारे उन्होंने उनकी अंदर उनको कपकपी छूटती है कि कैसे जाकर वो भाई से बताएंगे कि उन्होंने कैसे झरबेरी के पेड़ पर से बेर तोड़े हैं। वहाँ पहुँचते हैं, गांव के पास की जब पुकार सुनते हैं किसी की कि तुम्हारा भाई बुला रहा है, शीघ्र ही घर लौट जाओ। तो उसने कहा कि जल्दी से घर जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे थे, खोज रहे थे। मैं घर को चला, लेखक यानी कि घर की ओर निकल पड़ा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब के मार का डर था, इसलिए सहसा मैं आगे बढ़ता हुआ सहमे हुए डरा हुआ चला जा रहा था। समझ नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और डर के मारे ये भी नहीं सहमे हुए हैं, डरे हुए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर उनसे हो गया है जिसके चलते कि उन्हें डांट या मार पड़ सकती है। उन्हें समझ में ये बात नहीं आती है कि कौन सा कसूर उन्होंने किया है, कौन सी गलती हो गई। डरते डरते हुए घर में घुसते हैं। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो, तो उनके मन में आया कि वो झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ के खाए हैं, संभवतः इसी के लिए डांट पड़ने वाली है, तो डरते हुए जा रहे हैं। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। जब आंगन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाई साहब पत्र लिखने में मगन हैं, तो उनको थोड़ा डर कम लगा कि संभवतः शायद इसलिए डांट ना पड़े, कोई और भी कारण हो सकता है। अब पिटने का भय तो दूर हो गया। अब उनके अंदर जो पिटने का डर था कि बड़ा भाई मारेगा, वो डर तो उनके अंदर से खत्म हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तो भाई का आदेश आया कि ये लो चिट्ठियाँ और इसे ले जाओ मक्खनपुर के डाकखाने में डाल के चले आना। शाम का वक्त हो रहा था और उन्होंने सोचा कि आखिरी डाक होते होते ये चिट्ठियाँ आज की आज निकल जाएंगी। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक की चिट्ठियाँ निकल जाएं। तो बड़े भाई ने कहा कि शाम की डाक में ये चिट्ठियाँ निकल जाए, इसलिए इधर उधर समय मत बर्बाद करना, जरूरी चिट्ठियाँ हैं, चली जाएं, आज की ही डाक में निकल जाए, इसलिए तुम जल्दी से दौड़ते भागते हुए चले जाओ। जाड़े के दिन थे, जिस पर भी हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। अब जाड़े के दिन में उन्होंने चलने के लिए जब सोचा तो शीतलहरी जो थी वो भयानक शीतलहरी चल रही थी और उस हवा से हड्डियां हिल रही थी, अंदर तक कपकपी ऐसी छूट रही थी कि हड्डियां हाड़ कांपने वाली, जिसको ठंड कहते हैं, हाड़ कपा देने वाली, तो वैसे अंदर की हड्डियां तक जैसे लग रहा था हिल जा रही हैं। इसलिए हमने कानों में धोती बांधा। अब उस जमाने में सुविधाएं तो उतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो उन्होंने पुराने ज़माने की तरह कानों में धोती कस के बांध ली। और माँ ने कहा, जब तुम मक्खनपुर तक जा ही रहे हो तो तुम कुछ चने लेते जाओ, आते समय इन्हें भुनाते हुए आना, भुजा लेना। तो एक धोती में उन्होंने थोड़े से चने बांध के दे दिए और दोनों भाई ने अपने कान को धोती से बांध लिया। अब दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। अब उस समय का हथियार जो था वो सबसे प्रमुख हथियार था कि डंडा जरूर हाथ में लेके निकलते थे कि गांव की बात होती थी, कुत्ते हैं, कुछ और हैं, कोई शाम का वक्त है, तो डंडा सबसे बड़ा हथियार होता था। तो डंडा लेकर वो घर से निकल पड़े
हाथ में चने की पोटली जो भुजाना था, और साथ में 2 धोतियाँ उन्होंने, एक छोटे भाई ने काँध में बांधी, दूसरी बड़े भाई ने बांधी और चल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उस उम्र में राइफल से नहीं था। यानी बबूल का डंडा, जो लचकदार डंडा होता है, वो डंडा बहुत प्रिय होता था, हर काम में हाथ में होता था। कहते हैं कि राइफल से जितना प्रेम नहीं होगा उतना प्रेम तो उस बबूल के डंडे से था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। उन्होंने कहा कि ये डंडा तो मेरे हाथ में हमेशा रहता है, लेखक कहता था कि हमेशा रहता था, और बहुत बार मैंने अनेक सांपों को इस डंडे से हथियार बना करके आराम से साफ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बहुत बार इस डंडे ने अपना कमाल दिखाया है, नारायण वाहन बन करके अपने कमाल को दिखाया है। तो ये बहुत जो ज़रूरी चीज़ थी उन्होंने बताया। अब मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों में प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। अब मक्खनपुर गांव और स्कूल एक रास्ते में था, और बच्चों का स्वभाव तो होता ही है कि जब वो स्कूल जाते थे तो हाथ में वो डंडा लिए रहते थे। और डंडा लेने का जो कारण था कि रास्ते में आम के बगीचों से डंडे मारकर आम तोड़ना, फल फूल या खेतों के बीच से जाने पर देखते हुए जाना, तो आम तोड़ने के लिए वो डंडा बहुत काम आता था। एक बार जोर से चलाकर मारते थे तो 10-20 आम टूट के गिरते थे। तो आम तोड़ने के लिए वो डंडा झोरना शब्द प्रयोग किया है। वो प्रयोग इसलिए किया है कि वो ग्रामीण भाषा का शब्द है कि जैसे कि हिला करके आम को गिरा लिया जाए, तो आम झुरे जाते थे, मतलब हिला करके उसे जो तोड़ने की कोशिश की जाती थी। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। इस कारण ऐसा लगता था उन्हें कि जैसे ये डंडा भी जो है वो वास्तव में बहुत काम की चीज़ थी। उन्हें लगता था ये डंडा जो है वो बहुत काम की चीज़ है, हर मौके पर काम आता है। ये सोच करके उन्हें बहुत सजीव के रूप में, हथियार के रूप में लगता है। और प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अब उन्होंने कहा कि प्रसन्न वदन यानी कि खूब प्रसन्नचित, कि उन्हें तो लगा कि उन्हें मौका मिल गया खेलने कूदने का, भाई ने चिट्ठियां डालने को दे दी, इस बहाने वो मक्खनपुर तक घूमने जाएंगे। तो दोनों भाई बड़े प्रसन्न मुद्रा में मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। अब देखिए, उस जमाने में कुर्ते में जेबें नहीं थी, छोटे बच्चों की कुर्ते में जेब नहीं होती थी, तो टोपी लगाते थे उस समय बच्चे। तो टोपी के अंदर रख करके, चिट्ठी को रखकर उसने टोपी लगा ली, और रास्ते में उछलते कूदते वे मक्खनपुर की ओर चल पड़े। अब कुर्ते में तो जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब खेलते कूदते उछलते कूदते बच्चे रास्ते पर चलते हैं तो वो उछलते कूदते चलते हैं, पैरों से पत्थर को ढकेलते हुए उछलते कूदते रास्ते पर मस्ती करते हुए चले जाते, और चलते चलते वे वहाँ तक पहुँच गए जहाँ रास्ते में एक कुआं पड़ता था, सूखा कुआं, खाली कुआं, पानी नहीं था, मगर उसमें एक भयंकर सांप रहता था। और चूँकि उसी रास्ते बच्चे स्कूल जाते थे, तो उस रास्ते जब स्कूल जाते थे तो बच्चों की आदत थी कि उस कुएं में झांकते थे, और झांकने के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उसमें फेंकते, और सांप जब फुफकारता तो उन्हें बहुत मजा आता। अब रोज की आदत, बस आज भी दोनों भाई उसी धुन में चले जा रहे हैं। तो चिट्ठियां जो है वो टोपी के भीतर है, और वो आराम से चले जा रहे हैं, और जाते हुए अचानक उन्हें वो कुआं दिखाई पड़ा। तो फिर वही हरकत उन्होंने शुरू की। पानी उसमें था नहीं, उसमें न जाने कैसे सांप गिर पड़ा था। कारण कुछ भी हो,
हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। मतलब 2 महीने से वो देख रहे थे कि उस कुएं में एक सांप है, और बच्चे तो नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली टोली पूरी बानर टोली थी। बच्चों को कहा जाता बानर टोली। उछलते कूदते, पेड़ों की डालियां तोड़ते, खींचते, लड़ाई झगड़े करते हुए स्कूल की ओर भागते हुए जाते थे। तो उसको उन लेखक ने कहा कि पूरी हम लोग जो थी वो हमारी बानर टोली थी जो चलती थी। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकना मतलब झांकना। तो एक दिन वो स्कूल से जब लौट रहे थे तो उन्होंने कुएं में झांकने की कोशिश की, और कुएं में झांकने की कोशिश में जब उन्होंने सांप देखा तो उस बानर टोली का तो शैतानी में दिमाग, तो उन्होंने पत्थर के टुकड़े मार मार कर फेंकना शुरू किया। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि। तो बच्चों की आदत होती है जहाँ कहीं खाली जगह होगी, अगर आप वहाँ पर बोलेंगे तो आपकी ध्वनि से प्रतिध्वनि आती है। प्रतिध्वनि कहते हैं उस ध्वनि को, जैसे मैंने किसी खाली स्थान पर, किसी वीरान स्थान पर जहाँ आदमी कम हो, खाली कमरा हो, पहाड़ी स्थान हो, अगर वहाँ पर आप जोर की आवाज़ में चिल्लाएंगे तो कुछ सेकंड के बाद वो आवाज़ गूंजती हुई आपको वापस सुनाई पड़ेगी। वातावरण से वो गूंजती हुई आपको सुनाई पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि इसी को कहते हैं ध्वनि के साथ साथ प्रतिध्वनि। बोली गई ध्वनि के बदले में जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। अब चूंकि उस कुएं में पानी नहीं था तो बच्चों की आदत थी उसमें उझकने की, झांकते रहने की और ज़ोर ज़ोर से बोलने की। और ज़ोर ज़ोर से बोलने पर उसमें जो आवाज़ वापस हो करके सुनाई देती तो उन्हें बहुत मज़ा आता। तो उस प्रतिध्वनि से वो बड़े खुश होते थे और उनकी बार बार वही कार्य करने की इच्छा होती। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। जब पहली बार उसमें पत्थर फेंके, बच्चों ने फेंका और उस सांप को जाकर वो पत्थर लगता है तो सांप जो रहता अंदर से फुफकारता है। तो उसके फुफकारने की आवाज़ जब रिपीट होकर तेज आवाज़ में प्रतिध्वनि बनकर ऊपर तक सुनाई पड़ती है तो बच्चों को तो अचानक वो चौंक पड़ते हैं। और चौंक पड़ते हुए वो क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई मृग समूह, मृगों का, हिरण का कोई समूह जा रहा हो और वहाँ पर किसी कुत्ते के भौंकने से वो डर गया। ठीक वैसे ही जैसे वो नाले में और सांप गिरे हुए को जब वो फुफकारा तो पहले वो डर जाते हैं, फिर उन्हें बहुत मज़ा आने लगता है कि किसी भी तरीके से वो उस स्थान तक पहुंच गए और बार बार वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं। अब बार बार उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार से वो कहे लगाते। जब उसमें सांप पर पत्थर मारते तो सांप को गुस्सा आता, जितना गुस्सा आता उतना वो फुफकारता। और उस फुफकारने के का नतीजा ये होता कि वो फिर जा कर के बच्चों को बड़ा मज़ा आता। वो खूब ज़ोर ज़ोर से कहे लगाकर, जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले जाते। अब ये काम उनका रोज का था कि गांव से मक्खनपुर जब जाते और मक्खनपुर से जब वापस आते तो रास्ते में उस कुएं में उनका एक रोज का काम था कि पत्थर फेंकना और उस सांप की फुफकार को सुनना। तो रोज ये काम वो करते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। तो रोज की आदत से वो सबसे पहले दौड़ते दौड़ते लेखक जाते और एक हाथ से टोपी को दबाए रहते और दूसरे हाथ से वो कुएं में पत्थर मारते। तो उनकी रोज की ये खेल की आदत पड़ी हुई थी, रोजाना की ये आदत से उनकी लग गई थी। साफ फुसकार करवा लेना
उसमें समय बड़ा भारी काम समझ में आता था। तो जब सांप फुफकारता तो उन्हें लगता वो बहुत बड़ी जंग जीत लिए हैं। देखो उन्होंने सांप को ढेला मारा और सांप फुफकार लिया, और क्योंकि दूरी थी, खाली कुआं था, सांप उतना ऊपर चढ़ नहीं सकता था आसानी से, तो बच्चों को बड़ा मजा आता। अब उनकी रोज की आदत पड़ गई थी उसके ढेला फेंकना और उसके रोज फुफकार को सुनना, रोज की आदत हुई थी। मैं कुएं की ओर बढ़ा। अब जिस दिन बड़े भाई ने चिट्ठी दी थी उस दिन भी उन्होंने उसी रास्ते जाना था, तो छोटे भाई के साथ तो वो कुएं की तरफ बढ़ गए। फिर उनको आदत में तो था ही, तो वो कुएं की ओर बढ़े। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक। अब छोटा भाई तो बड़े भाई का अनुसरण करने लगा, ठीक वैसे ही अनुसरण करने लगा जैसे कोई एक हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो और दूसरा हिरण का बच्चा छोटा हो, और जब आगे आगे वो चले तो पीछे पीछे उसके वो भी चले। तो इस तरीके से मृगशावक कहते हैं हिरण के बच्चे को। तो एक हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा, एक छोटा, यानी लेखक थोड़े से बड़े थे और छोटा भाई उनसे छोटा था। अब वो छोटा भाई उन्हीं का हाथ पकड़े हुए ठीक उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़ा। तो उनको क्या लगा कि जैसे कोई मृगशावक अपने बड़े भाई मृगशावक के पीछे पीछे चला आ रहा है। छोटा मृगशावक को लेता कुएं के किनारे पर एक ढेला उठाया और उछालकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। अब उन्होंने झांका, अचानक ढेला उनके हाथ में था। ढेला मतलब पत्थर का टुकड़ा उनके हाथ में था। अचानक उन्हें लगा कि ये तो सबसे अच्छा मौका है, तो उन्होंने फटाक से कुएं में झांकते हुए टोपी उतारी, क्योंकि रोज वो यही करते थे, टोपी उतारते थे और ढेले को मारते थे। और उन्होंने झांकते हुए ही टोपी उतारी और ढेला मारने के लिए। टोपी का उतारना था कि टोपी के भीतर रखी हुई सर के ऊपर जो 3 चिट्ठियाँ थी जो बड़ी भाई ने डालने की थी, वो हवा में लहराती हुई कुएं में जा गिरी। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होकर निकल जाती है, ऐसा लगा जैसे उनके प्राण ही निकल गए। बड़े भाई ने घर से निकलते ही उन्हें कहा था कि ये चिट्ठियां बहुत ज़रूरी हैं और तुम इन्हें लेके जाओ मक्खनपुर के डाकखाने में, आज शाम डालो ताकि ये जल्दी पहुंच जाएं। और छोटा भाई भी साथ गया था। अचानक वो चिट्ठियाँ हवा में लहराती हुई जब कुएं में गिरी तो बड़े भाई के तो प्राण सूख गए कि अब वो क्या करे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि उस सूखे कुएं में एक सांप रहता है और चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो चिट्ठियों को छोड़ दे या चिट्ठियों को उतारने लेने के लिए कुएं में उतर कर खतरा मोल ले, प्राणों की बलि चढ़ाए, या ये बात छिपा ले जाए, क्योंकि छोटा भाई भी साथ था। अब उसके समझ में कुछ नहीं आया, वो घबरा गया। ऐसा लगा कि जैसे घास चरते हुए हिरण को गोली लग जाए और वो हत होकर के, घायल होकर के प्राण बस निकलने ही वाले हों। ऐसी स्थिति से लेखक की स्थिति भी हो गई। अब चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा मारा। अब जैसे ही टोपियाँ हवा में उड़ती हुई चिट्ठियाँ कुएं की ओर गिरने लगी, लेखक ने झपट कर जोर से चाहा कि उसे पकड़ ले, मगर चिट्ठियाँ हवा में लहराती हुई बीचों बीच से जा गिरी। उतना चौड़ा, उतना गहरा कुएं में एक छोटे बच्चे का हाथ पहुँचना बिल्कुल आश्चर्य की बात है, नहीं पहुँच सकता। ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी की पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला कर देता है। अब उसकी स्थिति थी कि कैसे भी बस वो चिट्ठियाँ पकड़ ले। ठीक वैसे जैसे एक घायल शेर पेड़ पे चढ़ा और शिकारी को देखते उसने जोर से झपट्टा मारा हो, ठीक वैसे ही लेखक ने चिट्ठियाँ पाने के लिए जोर से झपट्टा मारा, लेकिन चिट्ठियाँ उसके हाथ न लगी और एक झटका खाया। देखिए चिट्ठियाँ हवा में लहराती हुई एकदम कुएं में जा गिरी। पेड़ पे चढ़ते देखकर उस पर हमला किया। अब झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। उसे इतना भी डर लगा
कि अगर थोड़ा भी असावधानी उसके साथ हो जाती तो संभवतः वो कुएं में भी गिर सकता था। लेकिन इस समय लेखक के दिमाग में सिर्फ वो चिट्ठियाँ घूम रही थी, वो सब कुछ भूल गया था और उसे लगा कि बस किसी तरह वो चिट्ठियाँ उसके हाथ लग जाए। अब तो जब चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई तो आगे जाने का प्रश्न ही नहीं। दोनों भाई वहीं कुएं की पाट पर बैठ गए और दोनों जोर जोर से रोने लगे। छोटा भाई तो दाढ़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है। अब दहाड़े मार मार के रोने लगा। उसे लगा कि अब तो बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी पीटा जाएगा और बड़ा भाई हम दोनों को पीटेगा। अब वो डर के मारे कि अब क्या किया जाए, कुएं में सांप है और उसी कुएं में चिट्ठियाँ गिरी हैं। चिट्ठियाँ लेने जाएं तो जान का खतरा है, न लेके जाएं न डालें तो भाई से खतरा है। तो हर तरफ से डर ही डर था। तो वो पूरी तरीके से घबराते हुए उसमें पहुंच जाते हैं और अब कुएं की पाट पर बैठे बैठे अचानक वो रोना शुरू कर देते हैं। निराशा और पिटने के भय के उद्देश्य से रोने का उफान आ जाता। अचानक जब उन्हें लगता कि अब वो निराश हो गए थे, चिट्ठियाँ तो मिल नहीं सकती और अब तो भाई की मार खानी ही पड़ेगी, तो अपने भीतर के भाव को चाहे जितना रोकें, लेकिन उनके आँखों के आंसू उनके गालों पर से बहते रहते और डर के मारे बड़ा भाई कम रो रहा था कि अगर वो रोता तो छोटा भाई और दहाड़े मार के रोने लग रहा था। माँ की गोद की याद आई कि जब कभी ऐसा होता था तो दोनों छोटे भाई माँ की गोद में जाके दुबक जाते थे। अब उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, बस ये था कि किसी भी तरह से वो चिट्ठी पा जाए। बस उनके मन में एक ही डर था। जी चाहता था कि माँ की आकर छाती लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ तो फिर लिख ली जाएंगी। अब मन में डर था कि मार खाने का बड़ा भाई मारेगा, तो उस डर के कारण उसके मन में बार बार ये भावना घूमती है कि काश माँ पास होती तो समझा बुझा कर वापस ले जाती और कहती कोई बात नहीं है, चिट्ठियाँ लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, चिट्ठियाँ दोबारा लिख ली जाएंगी। लेकिन जान की बाजी लगाकर चिट्ठियाँ लेने कुएं में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कुएं में एक सांप भी रहता था। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाला है। फिर मन में आया कि झूठ बोल दिया जाएगा, लेकिन बड़ा भाई अकेले होता तो संभवतः एक बार उसके अंदर हिम्मत ही आती, लेकिन उसके साथ उसका एक छोटा भाई भी था। अब वो डर रहा था कि अगर थोड़ी सी भी डांट और मार पड़ी तो छोटा ज़रूर बता देगा कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई। फिर मन में आया कि थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं, उनकी मिट्टियों के अंदर वो कुएं में चिट्ठी जो रही है वो दब जाएगी। क्योंकि प्रतिदिन जब उस सुबह विद्यालय जाने के लिए वो बानर टोली स्कूल जाने के लिए स्कूल गांव के बच्चे जब उधर से जाते तो उसमें झांकते थे। अगर उनमें से कोई भी उसमें चिट्ठियाँ देख लेता तो वो बात घर तक पहुंच जाती। इस बात का भी डर था, तो सोचा कि मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो चिट्ठियाँ किसी को दिखाई न पड़े। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। बचपन की अवस्था थी, झूठ बोलने की आदत नहीं थी। अब डर के मारे समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्हें लगा कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा बड़े भाई से। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती और उसे लगा कि घर पहुंचूंगा तो ये निश्चित है कि भाई मारेगा, निश्चित मारेगा। मार के शरीर से ख्याल से मन कांप जा रहा था। अब उन्हें जैसे लगा कि सच में घर पहुंचते ही मार पड़ेगी, तो उनके अंदर जो एक डर था वो डर बहुत भयानक रूप में समा गया था। सच बोलकर पिटने की भावी डर और झूठ बोलकर चिट्ठियाँ न पहुँचे भी जिम्मेदारी का बोझ से लेखक को लगता है कि वो दबा जा रहा है। झूठ बोलेगा कि चिट्ठियाँ डाल दी तो वो चिट्ठियाँ नहीं पहुँचेंगी, तो हो सकता है कोई आवश्यक चिट्ठियाँ हों, उससे कोई और परेशानी आ जाए, और सच बोलने पर तो मार पड़नी ही पड़नी है। तो ये सोचकर
उसके अंदर दोनों बात का भय जो था वो समाया हुआ था। झूठ बोलकर चिट्ठियाँ ना पहुँचने की जिम्मेदारी भी थी, तो उसे वो भी लगता है कि क्या करे। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो गए, देर हो रही थी। उधर दिन ढलने को आ गया था, दिन का बुढ़ापा आ गया था, यानी दिन शाम ढलने को आ गई थी, रात होने को थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी। अब डर के मारे इतना डर समाया था बड़े भाई का कि उसे लग रहा था कि उसे कहीं भाग जाना चाहिए, वापस घर ही नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। ये ऐसी छोटी मोटी घटनाएं कभी कभी बच्चों के मन में आ जाती हैं कोई गलती हो जाने पर। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं, जैसा छोटे भाई और बड़े भाई, बीच वाला भाई जो है, लेखक सोच रहा है कि उसे भी कहीं भाग जाना चाहिए। तो कहीं भाग जाने की तबीयत करती, पिटने का भय और जिम्मेदारी की दोधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। अब दोनों बात का डर एक दोधारी तलवार जैसे उनके कलेजे पर चल रही थी। वो डर के मारे कांप रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने हृदय की बात को कहें। तो अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसी भी तरह से इस चिट्ठी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद की कहानी को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी, तो आप तब तक इस कहानी को दोहरा लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये लगे कि कहानी अच्छे से समझ में आ गई। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।